अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो स्पेशल था, दीवाना था और ज़िंदगी में कभी मिल तो नहीं पाया, लेकिन अपने लीडर के लिए जुनूनी था। पीटीआई के कारकुन अली बिलाल उर्फ ज़िल्ले शाह की हलाकत को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। मुतज़ाद मौक़िफ़ और मुख्तलिफ हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। कौन एक इस मासूम मौत पर झूठ बोल रहा है, कौन इस पर सियासत खेल रहा है। मैं आपके सामने पहले कुछ हक़ाइक़ रखना चाहती हूँ और उन पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मौक़िफ़ को जानते हैं। फिर ये भी जानते हैं कि कौन से हक़ाइक़ उस दिन की सिचुएशन के साथ मैच करते हैं। नाज़रीन, 8 मार्च को पीटीआई की रैली रोकने के लिए पुलिस ने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया, ये हकीकत है। उस दौरान पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ सामने आया कि उनका एक कारकुन ज़िल्ले शाह पुलिस तशद्दुद से मारा गया है। इस वाक़े को लेकर पंजाब पुलिस और निगरान हुकूमत पर खासी तनकीद हुई और उसके जानिबदाराना रवैये पर सवालात भी उठे। सोशल मीडिया पर तो पुलिस और हुकूमत को इस मासूम की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन आज वाक़े के 3 रोज़ के बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने पीटीआई कारकुन की तशद्दुद से हलाकत के बयानिए को काउंटर करते हुए ज़िल्ले शाह की हलाकत की वजह एक हादसा करार दिया है और ये कहा है कि बाकी सारी कहानी मन घड़त है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज मीडिया को बताया कि कारकुन अली बिलाल पीटीआई रहनुमा राजा शकील की गाड़ी से फोर्ट्रेस ब्रिज पर हिट हुआ, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी चलाने वालों की मारने की कोई नीयत नहीं थी। मुल्ज़िमान और गाड़ी हिरासत में ली जा चुकी है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाड़ी के ड्राइवर जहांजेब के एतराफ़ी बयान की वीडियो भी सुनाई गई। नाज़रीन, यहाँ सवाल गाड़ी ड्राइवर जहांजेब के एतराफ़ी बयान पर भी उठते हैं कि उसे मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्ज़िमान को मीडिया के सामने लाया गया, लाइव सवालात पूछने की इजाज़त दी गई ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें, जबकि गाड़ी ड्राइवर कोई दहशतगर्द या क्रिमिनल भी नहीं था जिसे मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। फिर इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कारकुन अली बिलाल की हलाकत को लेकर पीटीआई पर साजिश रचाने का इल्ज़ाम लगाया कि राजा शकील ने सारी सूरत हाल डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताई है। ज़मान पाक में इस वाक़े को पुलिस और निज़ाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया। मोहसिन नकवी ने पीटीआई को झूठ के बगैर सियासत करने का भी मशवरा दिया। क्या कहा मोहसिन नकवी ने, ये भी देखिए। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी सारे लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया। उसके बाद आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे। मतलब इतना आसान हो गया है सारा कुछ कि किसी के साथ आप जो मर्जी कर लें। कोई अगर खामोश है, चुप बैठा हुआ है, तो आप उसको जो रगड़ सकते हैं रगड़ दें। आप सियासत कर लें, आप सारा दिन कर रहे हैं सियासत, हम तो नहीं सियासत से रोक रहे आपको, लेकिन इस तरह तो ना करें। नाज़रीन, वज़ीर आला के साथ बैठे आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने ये कहा कि तशद्दुद के हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। अगर पुलिस मुलविस पाई गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। तमाम शवाहिद अली बिलाल के वालिद के सामने रखेंगे। क्या कहा आईजी पंजाब ने, ये भी देखिए। 8 टीओआर के साथ हमने एक लेटर इशू किया जिसमें बहुत सारे टीओआर के साथ साथ इस मासूम शख्स की हलाकत की वजह भी, और ये भी फैसला किया गया कि अगर ये शख्स पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ या इसके बारे में कोई ऐसी चीज सामने आई जिसमें पुलिस की ज्यादती साबित हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंतहाई सख्त की जाएगी और लीगल कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। नाजरीन, दूसरी तरफ पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि कारकुन ज़िल्ले शाह की हलाकत तशद्दुद की वजह से हुई। सेनेटर एजाज चौधरी ने सवाल उठाया कि जिस्म पर 26 ज़ख्म ट्रैफिक हादसे में नहीं लग सकते, ये जो निशान है। अगर ज़िल्ले शाह को हादसा पेश आया तो हमारे ऊपर कत्ल का पर्चा क्यों काटा गया? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी हुकूमत पर शहादतें बदलने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। नाजरीन, एक मासूम की जान गई और उसका इल्ज़ाम पुलिस और पंजाब हुकूमत पर है, और अगर वाक़े की भी तहकीकात भी पुलिस और पंजाब हुकूमत ही करेगी तो सवालात तो उठेंगे कि गैर जानिबदार और साफ और शफाफ तहकीकात कैसे होंगी। कारकुन पीटीआई का जाम हक हुआ है, अगर पर्चा भी पीटीआई क़यादत पर कटेगा फिर भी सवालात उठेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारी ज़रबों का जिक्र किया गया है, अगर सिर्फ इसे हादसा करार देंगे तो भी सवाल उठेंगे।
क्या आपके ख्याल में हुकूमत को नहीं चाहिए कि वाक़े की गैर मतनाज़े इंक्वायरी कराई जाए ताकि एक लाश पर झूठ बोलने वाले या सियासत करने वाले सब बेनकाब हो सकें, ताकि इंसाफ भी हो और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, वरना सवालात तो उठेंगे। नाज़रीन, ये सारी सियासी गर्मा गर्मी और इल्ज़ामात की सियासत मुल्क में इलेक्शन के गिर्द घूम रही है। क्या शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन हो सकेंगे? क्या KPK में इंतखाबात की तारीख सामने आ सकेगी? दोनों सूबों में इलेक्शन के मुस्तकबिल पर भी अब सवालिया निशानात लग रहे हैं। गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं जो कम होने की बजाय मजीद गहरे होते जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी और हसास इदारों ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से दोनों सूबों में शेड्यूल्ड इंतखाबात ना करवाने का मशवरा दिया है। ज़राए कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस हुकाम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग में ही बताया है कि अगर इंतखाबात के नताइज किसी एक जमात ने भी मानने से इनकार कर दिया तो नया तनाज़ा पैदा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि इलेक्शन को 3 से 4 महीनों के लिए आगे कर दिया जाए। अब जो नाजरीन बॉल है ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। इस हवाले से इंतखाबी कमीशन ने 14 मार्च को एक मीटिंग बुला ली है जिसमें गवर्नर KPK से भी मुशावरत होगी। क्या मौजूदा दहशतगर्दी की लहर की वजह से नाजरीन पंजाब और KPK के इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे? क्या मौजूदा सूरत हाल 2013 की निस्बत ज़्यादा ख़राब है जब पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए थे? अगर मुआशी या सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन डिले होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अग्री करेगी? क्या सूरत हाल ग्रैंड डायलॉग के बाद अर्ली इलेक्शन की तरफ जा सकती है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे साबिक गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। इमरान इस्माइल साहब, PTI कारकुन जिल्ले शाह की जो हलाकत हुई है, आज IG पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब कैमरों के सामने आए मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने इसको एक हादसा करार दिया और कहा कि PTI जो भी इल्ज़ामात लगा रही है पंजाब पुलिस पर और पंजाब निगरान हुकूमत पर, ये सरासर एक साजिश है। उन्होंने वो वीडियो भी दिखाई, उस एतराफ़ी बयान की उस ड्राइवर की जिनकी गाड़ी से ये हादसा हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? अब कोई एक सियासत कर रहा है इस सारे वाक़े पर, कोई एक तो है जो इस मासूम की हलाकत से फ़ायदा उठाना चाहता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी अपनी 27-28 साल तारीख में कभी लाशों की सियासत नहीं की, कभी इस तरह का गंदा खेल नहीं खेला और ना आज PTI इसमें इन्वॉल्व है। और ये तो जानों में गई सियासत जो भी है, एक इंसान की ज़िंदगी ज़ाया की, आपने एक यंग बच्चे की ज़िंदगी ज़ाया की, उसको मारा पुलिस ने बेदर्दी से। 26 उसके ऊपर, उसकी बॉडी पे ऐसे ज़ख़म हैं 26 कि उसमें से 1-2 ही ज़ख़म काफ़ी थे उसकी जान लेने के लिए, और बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया। उसके बाद उसकी लाश फेंक के वहाँ से गायब हो गए। और अब चीफ मिनिस्टर साहब और IG साहब बैठ के झूठ बोल रहे हैं और सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि जी वो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने वो बंदा भी प्रोड्यूस कर दिया है। तो ऐसे मालूम होता है इन्होंने अल्लाह को जान ही नहीं देनी, इन्होंने तो ऊपर जाना ही नहीं, जिंदगी भर इन्होंने यहाँ पे रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस हादसे के बाद सारी सिचुएशन से आगाह किया था, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी आप नहीं समझते कि सामने आना चाहिए और सारी सिचुएशन को वाज़ेह करने चाहिए? यास्मीन राशिद साहबा बिल्कुल सामने हैं और सारी सूरत हाल वो खुद बता सकती हैं। अगर उनका नाम आ रहा है तो वो कोई कहीं भागी नहीं, कहीं छुपी नहीं, वो आ जाएंगी। अभी आप उनसे रब्ता करें तो आपको मिल भी जाएंगी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि ये लाशें गिराने से फ़ायदा किसको है? ये सारा ये गेम किया जा रहा है कि जी इमरान खान इलेक्शन कैंपेन के लिए ना निकल सके और इलेक्शन को किसी तरह हम पोस्टपोन करें। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अगर ये आप एक अज्यूम भी कर लें कि जी तहरीक इंसाफ ने प्लान किया तो किस लिए? अपने इलेक्शन ख़त्म कराने के लिए, अपने खान को कैंपेन से रोक देने के लिए, अपने लोगों पे लाठियाँ बरसाने के लिए। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। और आज जो IG साहब जो बैठे हुए थे वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहे थे कि वो ख़ास PDM के लिए मुलाजमत कर रहे हैं, स्टेट की मुलाजमत नहीं कर रहे हैं। और ये चीफ मिनिस्टर लग रहा था कि ये इलेक्टो के हैं, पब्लिक के बहुत बड़ा मैंडेट इनके पास है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे। ये तो ठुकराए हुए लोग हैं, इनको क्या है? ये कभी ज़िंदगी में नहीं ये कर सकते थे जो यहाँ पे ये कर गए अपने ताने बाने बुन के।
इन्होंने तो इलेक्शन करा के घर जाना ही जाना है। ये तो अब तो आप समझते हैं कि इस निगरान हुकूमत के होते हुए निगरान वज़ीर आला के होते हुए ये साफ शफाफ तहकीकात हो सकती हैं इस वाक़े की? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ना साफ शफाफ तहकीकात हो सकती हैं, ना साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम फिर भी अल्लाह के भरोसे और अपनी आवाम के जोर के ऊपर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये उस पर भी डर रहे हैं। इस निगरान वज़ीर आला के तहत आप इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं, इनके नीचे अपनी स्टेट मशीनरी है। और फिर नहीं तो फिर इनके नीचे जो इन्वेस्टिगेशन होगी आप इसको कैसे तस्लीम करेंगे? वो तो जाहिर है कह रहे हैं कि एक हादसा था, उसको कैसे फिर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे इस झूठ को? आपको ये किसने कहा कि हम इनकी जो ये झूठी सच्ची बातें हैं इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे? हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे। इस बच्चे के बाप का हक है FIR कटवाना। ये एक नया इस मुल्क में निज़ाम शुरू हुआ है। इमरान खान को गोली लगी, वो FIR नहीं कटा सके। इस बच्चे की जान गई, उसका बाप FIR नहीं कटा सका। अरशद शरीफ की माँ FIR नहीं कटा सकी। ये कमाल है कि जिसके साथ जुल्म हो तो देखें ना, इनके नीचे होने वाली तहकीकात काबिल कबूल नहीं। आप लोगों नहीं मानेंगे तो इनके नीचे होने वाले इलेक्शंस इस निगरान हुकूमत के तहत वो फिर कैसे लड़ेंगे आप लोग? एक चीज आपको इस हुकूमत के नीचे कबूल है और एक कबूल नहीं है। व्हाट इज दिस? नहीं, हमें कुछ भी कबूल नहीं है इनके नीचे। मुझे ये भी पता है कि ये इलेक्शन में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि हम तो अल्लाह के भरोसे और अपनी आवाम के जोर पे, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त अल्लाह ने इमरान खान को मकबूलियत की ऊंची तरीन सतह पर पहुँचाया हुआ पाकिस्तान में। इमरान खान को हरा नहीं सकता कोई इलेक्शन में। तो ये कर लें जितना इन्होंने जोर लगाना है। इन्होंने अभी इन्होंने नतीजा देख लिया। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। 40,000 वोट से इनको मारा है इसी स्टेट मशीनरी के साथ। तो इंशाल्लाह अभी भी हर सीट पे 40-50,000 वोट से मारेंगे इनको। अच्छा, बहुत सी वजूहत ऐसी हैं इमरान इस्माइल साहब जिनको देखने के बाद ये लगता है, पढ़ने के बाद, समझने के बाद लगता है कि इलेक्शंस का जो मामला है ये डिले की तरफ जा सकता है। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो सिक्योरिटी थ्रेट का आ रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट का आ रहा है। हसास इदारों ने ब्रीफिंग दी है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शंस ना कराए जाएं, 3-4 महीने इलेक्शंस को आगे ले जाया जाए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं और शिद्दत के हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानों को खतरात हैं। इमरान खान का नाम भी इसमें शामिल है। तो एक ऐसा लीडर आप लोगों की जमात का जिस पर पहले ऑलरेडी हमला हो चुका है, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं और लीडर्स के भी आ रहे हैं, तो क्या आपको ऐसे माहौल में इलेक्शंस चाहिए? अभी भी चाहिए? पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान को ये समझते हैं कि इमरान खान की लाइफ को सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि हम भी समझते हैं कि ऐसा ही है कि इमरान खान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरा है, तो इमरान खान के पास से इन्होंने सिक्योरिटी क्यों हटाई और इन्होंने मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी क्यों दी? मुझे वजह बता दें क्यों, वाई, क्या वजह है इसकी? क्या इमरान खान को क्यों अदालतों में हर जगह ये घसीटते फिर रहे हैं कि जी वो इस अदालत में आ जाए और उस अदालत में आ जाए? जिसने इमरान खान पे गोली चलाई वो वीडियो लिंक पे अदालतों में पेश होता है, और जिसने गोली खाई वो फिजिकल अदालत में जाता है। ना उधर पुलिस होती है ना कोई सिक्योरिटी होती है। तो ये क्यों इमरान को एक्सपोज करें इमरान खान को? कि क्या ये चाहते हैं कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो? और अजीब तमाशा है कि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की। तारीख सदर पाकिस्तान ने दे दी है। इस मुल्क में PDM ने मॉरल कोलैप्स इतना किया है, फाइबर को इतना ख़राब किया है कि जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन से लोग पूछ रहे हैं कि वाकई इंतखाबात हो जाएंगे? क्या ये हो सकता है? भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके आगे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन इदारों ने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना, जितनी जान महफूज इमरान खान की होनी चाहिए उतनी बिलावल की भी होनी चाहिए, फजलुर रहमान की भी होनी चाहिए, सबकी जानें महफूज होनी चाहिए। ऐसे इलेक्शंस तो नहीं होने चाहिए, खूनी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, किसी एक की जान को भी खतरा नहीं हो। इस बात से आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो होगी हमारे हसास इदारों की ब्रीफिंग, ठीक हो गया। अब दूसरा ये है कि 9 मार्च
को जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, इसमें इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने 3.5 लाख सिक्योरिटी एहलकार तलब किए हैं। तो मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि इतनी तादाद में एहलकारों की ड्यूटी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर अब होंगे, पहले अब देने पड़ेंगे इतनी तादाद में, बाद में कौमी असम्बली के होंगे, बाद में फिर आपको देने पड़ेंगे, फिर अदलिया के लिए ऐसे स्टाफ की आप लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की है। तो इतना तादाद में स्टाफ को मुहैया करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर 20 अरब की डिमांड की है इलेक्शन कमीशन ने इन इलेक्शंस को कराने के लिए, जो फिलहाल फराहम करना वो भी मुश्किल लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बिल्कुल सर आंखों पर बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो इदारे बता रहे हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है, इलेक्शन की तैयारी करना, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर मुल्क में इलेक्शन की तारीख आ गई है तो और ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि 4-5 साल के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं, बैठे रहें तक जब पैसे आ जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर इंतखाबात करा लेंगे। क्या किया जाए, मुझे आप एडवाइस कर दीजिए कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है, 90 दिन गुजर गए हैं, कानून के मुताबिक ये काम हो गया है, तो अब कैसे इलेक्शन को रोक सकते हैं? कि एक तरफ कह रहे हैं पैसे नहीं है। अभी आज इमरान खान अगर एक मार्च करने निकले ना, तो सिंध से भी पुलिस आ जाती है, वो वहाँ से भी FC भी आ जाएगी, इधर से पंजाब की पुलिस भी पहुँच जाएगी, सारी पुलिस एक जगह जमा हो जाएगी। 3-3.5 लाख बंदा खड़ा करना इनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान इंतखाबात में जा रहा है तो उसमें इनको कहते हैं हमारे पास नफर ही नहीं है। ये हुआ ना पीछे इमरान खान की मार्च में, सिंध से भी पुलिस गई, बलूचिस्तान से भी आई, इधर पंजाब में भी पुलिस लगाई सारी, कितना 1-1.5 लाख इन्होंने बंदा इन्होंने इकट्ठा कर दिया था पुलिस का सारे रूट के ऊपर। तो यहाँ इलेक्शन वाले दिन के लिए क्यों टांग टूट रही है? फिर देखें, ये सारा बदनीयती पर मबनी है सारी चीज़। नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन की बदनीयती, नज़र आ रही है इस हुकूमत की PDM की बदनीयती कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और उसमें उसका सिंपल रीज़न है, और वो ठीक कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, उनको जाना भी नहीं चाहिए। वजह ये है नहीं, वजह एक और है ना, वजह मरियम नवाज के नज़दीक है कि तराजू का जो पलड़ा है ये बराबर नहीं है। जब तराजू का पलड़ा बराबर नहीं होगा बकौल मरियम नवाज के, तो कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? वो तो सिर्फ सिलेक्शन होएगी। इमरान खान को तो फिर इमरान खान को एवनफील्ड में एक अपार्टमेंट दिलाते हैं, वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आएंगे नहीं। नवाज शरीफ के जितना भी एक बैंक अकाउंट इमरान खान का भी बना देते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ तो मुल्क के पैसे वापस करेंगे नहीं। और अगर नवाज शरीफ को मुल्क में आने का शौक है तो जो इमरान खान के साथ हुआ वो कुछ नवाज शरीफ के साथ भी हो जाना चाहिए, उसमें क्या अर्ज है? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड भाई? एक आदमी ने चोरी के इल्ज़ाम में वो मुल्क से भागा हुआ है, सज़ा याफ्ता है। एक आदमी मुल्क में बैठा हुआ है, उसको कोई सजा भी नहीं हुई, तो क्या कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है? बताएं, करना क्या है? कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? ये कोई करने की बात है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई थी जो कि गलत हुई, वो तो इसका मतलब है कि अब जब भी इंतखाबात होंगे तो सामने वाली पार्टी के लीडर को फांसी देंगे पहले, फिर उसके बाद इंतखाबात कराएंगे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? कमाल की बात है, बचकाना बातें वो करती हैं मरियम नवाज, और फिर हम बैठ कर उसको डिस्कस भी करते हैं। मुझे तो बड़े उसके स्टेटमेंट फनी लगते हैं, या तो वो अपने किसी सीनियर से पूछती नहीं है, खुद से करती हैं, या आई डोंट नो कि कौन उनको। अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, जो अभी भी खदशात हैं, आप लोगों को भी ये खदशात है कि इमरान खान की गिरफ्तारी ये हुकूमत चाहती है, वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात जो मरियम नवाज कर रही हैं, तो अगर ये होता है इमरान खान साहब जेल में हों, जो पॉसिबिलिटी लग रही है इन हालात में, तो क्या PTI इलेक्शन में हिस्सा लेगी इमरान खान के बगैर? देखिए, नंबर 1 तो ये कि किसी की ख्वाहिश पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मरियम की ये अटमोस्ट ख्वाहिश है कि उनको ख्वाब आते हैं इसके कि इमरान खान को जेल में डाल दें किसी तरह, लेकिन इमरान खान को जेल में डालने की कोई माकूल वजह है नहीं। तो लिहाजा नंबर 1 तो ये कि इमरान खान को जेल में डाल नहीं सकते। नंबर 2, ये चाहे इमरान खान को जेल डालें, चाहे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, जो मर्जी ये कर लें, आज इमरान खान को ये इलेक्शन नहीं हरा सकते जब तक अल्लाह ने उसे जिंदगी दी है। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए ना, वर्ड से वर्ड सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए ना। इमरान इस्माइल साहब, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद की स्ट्रेटेजी क्या है? मैं तो आपकी बात से आगे चला गया हूँ, कि गिरफ्तार भी हो, अगर ये डिस्क्वालीफाई भी करवा लें, फिर भी इमरान खान को नहीं हरा सकते। ये
स्ट्रेटेजी क्या है? हमने इलेक्शन में जाना है, इमरान खान का विजन है, इमरान खान ने लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचा दी है, लोग जानते हैं इमरान खान को और इमरान खान के साथियों को। वो करेंगे जो खान का मैसेज आएगा। खान की ज़बान तो बंद नहीं कर सकते ना जेल में। ठीक है, एक आखिरी सवाल, केपीके की डेट इलेक्शंस की क्यों सामने नहीं आ रही है? वही इनके जो सारे अपनी ये होशियारियां कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन को पोस्टपोन करा लें। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ शाज़िर कि ये इलेक्शन कमीशन क्या ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा हो गया है? क्या ये गवर्नर केपी जो है ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर चले गए हैं? वहाँ से वो डायरेक्शंस दे रहे हैं मुसलसल और ये बैठ के अभी मशावरत में लगे कि जी अभी मैं मशवरा करूँगा, पहले मैं सदर पाकिस्तान से करूँगा, फिर मैं इलेक्शन कमीशन से करूँगा, फिर मैं स्टेक होल्डर से करूँगा। वो उनके मशवरे ही नहीं ख़त्म हो रहा है। यहाँ लोगों को यशियों की लगी है, ये सारों को फ्री राइड मिली है, फ्री हिट मिली है, ये उस पर अपने खेलते जा रहे हैं और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सारा इनको मुल्क का इकोनॉमिक भी सत्यानाश हो गया इस सारे चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, 8 मार्च को जो पंजाब पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों की रैली के साथ किया, फिर जिले शाह पीटीआई का कारकुन जो एक स्पेशल बच्चा था उसके साथ जो रवैया रखा, जिस तरीके से उस पर तशद्दुद हुआ, पीटीआई ये कह रही है कि पुलिस तशद्दुद में जाम बहक हुआ। आज पंजाब के निगरान वज़ीर आला साहब कैमरों के सामने आते हैं, वो इसे हादसा करार देते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह से आज़ाद गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सकती हैं इस हुकूमत के होते हुए, इस निगरान हुकूमत के होते हुए जिस पर पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है? पहली बात तो यह है कि पीटीआई का कहा को हरफे आखिर नहीं है, कोई पुराने वर्जन नहीं है खुदा न खास्ता। पीटीआई भी इल्जाम लगाती है और अक्सर झूठ बोलती है। ये जो वाकया हुआ है, जो कुछ इसकी इनिशिएशन थी, वो पीटीआई के कारकुनों ने जो कुछ किया, जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पुलिस पे लाठीचार्ज किया, वो भी बहुत गलत था। और पुलिस की तरफ से भी जो कुछ उसके बाद हरकत की गई वो भी बिल्कुल गलत थी, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये हमें सोचना होगा कि अगर हम सरकारी इदारों के ऊपर लठबरदारी करेंगे और लीडरशिप उनको इनकरेज करेगी तो फिर चीजें खराब होंगी। बावजूद जो मर्जी आप कहते रहे, आप कहें, मैं कहूँ, इंसानिया कहे, वहाँ जो लोकल पुलिस वाले होंगे ना, वो भी नौजवान होते हैं और हमारे रवैये इदारों के कोई इतने अच्छे हैं नहीं। हम पूरा मुआशरा बेसिकली सख्त रवैयों का हामिल हो गया है। ना सियासी लोगों के रवैये ठीक है, ना अदालतों के रवैये ठीक है, ना इदारों के रवैये ठीक है, मुआशरा ओवरऑल। तो इसमें पुलिस के नौजवान जो हैं, जिनके पास ताकत होती है, उनके रवैये भी ऐसे हो गए। तो हमें ये सब सियासी जमातों के भी अपने कारकुनों को समझाने की जरूरत है और क्यादतों को भी लहजे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर कारकुनों को आप कहेंगे कि चढ़ दौड़ो और पढ़ पढ़ो, तो उसके नतीजे में क्लैश होगा। लेकिन कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप भी एक बड़ी सियासी जमात हैं, आप लोग भी रैलीज निकालते हैं, बाकी जमातें भी रैलीज निकालना सबका हक है। 7 मार्च की रात को बाकायदा उन्हें कह दिया जाता है पुलिस की तरफ से, ठीक है आप रैली निकाल लें। 8 मार्च को अचानक एक दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है, फिर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उसके बाद अगर वो रैली निकाल रहे हैं फिर वहां पर पुलिस का आना बनता है। इलेक्शन की रैली इस तरह नहीं थी। वो इलेक्शन रैली करना और अपनी कंपेन करना कोई जुर्म नहीं है, न रोकी जा सकती है। वो इलेक्शन की रैली नहीं थी, ये गलत बयानी की जा रही। दूसरी बात यह है कि रैली में तो ये सूरत है ना, खान साहब अदालत में जाने से तो कासर है क्योंकि उनकी टांग ठीक नहीं है और रैली करने को ठीक है। तो रैली कितनी सियासी थी आप जानते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो कुछ हुआ मैं उसको बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन जो फुटेज मैंने देखी है, मैंने दोनों तरफ की देखी है, आपने भी यकीनन देखी होगी। आपने भी वो पुलिस की गाड़ियों के ऊपर डंडे लेके, डंडे बरसाते नौजवान देखे होंगे जिनके खिलाफ पुलिस गाड़ियां पीछे लेके भाग गई और पूरा मॉब उनके ऊपर चढ़ गया। उसके बाद फिर पुलिस ने भी हाई हैंड। लेकिन हमने वो फुटेजेस भी, आपने भी वो देखी जिसमें वो जिले शाह को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, फिर जिले शाह की पुलिस वैन की मौजूदगी की तस्वीर मौजूद है और उसके बाद उसका इस तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बड़ा नामुनासिब, बड़ा नाजायज है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन आप
क्योंकि मार्शल लॉ के अहद के बाद के लोग हैं ना, ये जो कुछ हमारे साथ होता रहा, ये नहीं मैं कह रहा कि आज भी ऐसा होना चाहिए, ये हमारे इदारों की ट्रेनिंग इस तरह हो चुकी है, हमारे लोगों के रवैये इस तरह हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस रही नहीं। इसके अंदर हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए और इसका ओवरऑल हल ढूंढना चाहिए। ऐसे माहौल में इलेक्शंस हो सकते हैं? इलेक्शन तो होने हैं जी, इलेक्शन ऐसा हो या माहौल खराब हो, इलेक्शन का तो जब टाइम है तो इलेक्शन तो होना है। नहीं, 30 अप्रैल वाले इलेक्शन पंजाब में जो होने हैं, 30 अप्रैल वाले इलेक्शन का टाइम है जी, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, बिल्कुल होना है। इदारे अपनी अपनी कैपेबिलिटी देख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन का ऐलान कर चुका है तो इलेक्शन तो होगा। क्या ये कोई ऐसी डिस्कशन चल रही है या ये आप नहीं समझते ये बेहतर है कि कुछ 1 महीने 2 महीने इलेक्शंस आगे ले जाएं 30 अप्रैल से, और जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस हैं वो 1-2 महीने पहले हो जाएं, तो पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शंस हो जाएं? इससे इदारों के लिए भी आसानी होगी, इससे आपका जो बजट है उस पर भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। मैं तो जी इस बात का इनिशिएटर हूँ, मैं तो कोई 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों प्रोग्रामों में शायद ये कह चुका हूँ कि ये होना चाहिए। इससे रियासत की कैपेसिटी, जो पैसे खर्च करने हैं, जो इंतजामी इंतजाम हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसको बार बार मैनेज करना, वायलेंस हो जाता है, बार बार वायलेंस की सूरत हाल क्रिएट करना, ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर है कि अगर थोड़े से इलेक्शन ये आगे हो जाए, वो वापस हो जाए और स्टेक होल्डर बैठ के मशवरा करें, ये अदालतों से फैसला न कराएं। लेकिन अब करें क्या, जब खान साहब इस बात पे तैयार ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब आपका। अतर साहब, ज़िले शाह की हलाकत को जिस तरीके से अब पेश किया जा रहा है, दोनों तरफ से अपने वर्जन्स आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत इसको एक्सीडेंट करार दे रही है, लेकिन फिर हैरानगी होती है, एक्सीडेंट था तो PTI के खिलाफ मुकदमा इसका क्यों दर्ज हुआ? PTI इसको कुछ और कह रही है, वो पंजाब हुकूमत पंजाब पुलिस पर जिम्मेदारी डाल रही है। आपको लग रहा है इस मामले पर, जिसको सियासत से दूर रखना चाहिए, इस एक मासूम हलाकत को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों तरफ से? देखिए, ऑब्वियसली ज़िले शाह जो है वो एक सियासी कारकुन थे और जो जिस तरह भी उनकी मौत हुई वो एक सियासी एक्टिविटी उस दिन हो रही थी, उसके अंदर वो पेश थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी हैं और अब बहुत सारे इस तरह के वीडियो बयानात भी जारी किए जा रहे हैं कि कारकुन कह रहे हैं कि जी वो हमारे साथ थे उस वैन के अंदर, लेकिन हमने वॉशरूम जाना था तो उनको छोड़ दिया गया। इस तरह की वीडियोस सामने सोशल मीडिया पे भी शेयर की जा रही हैं, मीडिया पे भी सामने आ रही हैं। लेकिन जब तक इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं होंगी तो इस किस्म का मतलब मुख्तलिफ बयानियां आपके सामने आते रहेंगे। हुकूमत का जो वर्जन है वो बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही, वो स्पेशल चाइल्ड, वो एक स्पेशल था, पुलिस को उसके रवैये से, उसकी बातों से, उसके मैंने इतने इंटरव्यूज देखे, वो जब इंटरव्यू देता था तो साफ पता चलता था कि ही वो स्पेशल चाइल्ड। तो पुलिस जब उसको ट्रीट कर रही थी, जाहिर है कुछ पूछा होगा या जानवरों की तरह वैसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मतलब कि कैसे आप ऐसे स्पेशल शख्स को आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और दूसरा, जो उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जख्मों का जिक्र है, तशद्दुद का जिक्र है और अब तो उनकी तस्वीर भी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं। फिर एक मुबैना ऑडियो भी किसी लीडर के सामने इस तरह की आ रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि हादसा बना दिया जाए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल क्लियर होने के बजाय मजीद पेचीदा होती जा रही है। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, IG साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़िले शाह के वालिद जो हैं वो पहले इन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के ऊपर इल्जाम उन्होंने लगाया, बल्कि FIR दर्ज करवाने के लिए वो पूरी रात थाने में बैठे रहे। तो अब ये वो दोनों शख्सियात हैं जिनके ऊपर बराह रास्त इल्जाम है। देखिए, इल्जाम होता है जब वो प्रूव होगा, साबित होगा, तभी वो साबित लेकिन होगा। वो समझ नहीं आ रही ना। अब तो वो कोई एक और कहानी हमें सुनने को मिल गई है जी, जो एक्सीडेंट था उस बंदे को भी पकड़ लिया गया है, उस गाड़ी को भी पकड़ लिया गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही वाकया लग रहा है जैसे इमरान खान पर हमले के बाद फौरन पकड़ के वीडियो चलू के और फारिग अपने हाथों से साफ कर दिया था। ये तो वैसा ही कोई शख्स लग रहा है जिसके जो है ना वो कंधों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
जी देखिए, अगर हादसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी सारी फुटेजेस हमारे पास हैं, तो हादसे की फुटेज भी होगी, वो भी आप रिलीज कर दें, वो भी दिखा दें। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। लेकिन जो पुलिस का वहां पे रवैया था, जो मोहसिन नकवी की इंतजामिया का रवैया था, जो मोहसिन नकवी के वुज़रा का रवैया है, जो वजीर इत्तलात आके बातें कर रहे हैं, वो क्या आपको रवैया लगता है कि एक न्यूट्रल हुकूमत का रवैया है? क्या आईजी साहब को वो कोई फुटेज नजर नहीं आई जिसमें शहरियों की गाड़ियां तोड़ी जा रही थी? क्या पुलिस को ये कानून के मुताबिक इजाजत है कि शहरियों की गाड़ियों के ऊपर डंडे बरसाए? क्या मोहसिन नकवी को वो नजर नहीं आ रहा था? फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारा ये प्लान था कि इनको पकड़ा जाएगा और दूर जाके छोड़ दिया जाएगा। इट मींस के कोई प्लान बनाया गया था, उस प्लान के अंदर और क्या कुछ था। फिर अचानक तो शायद वो इससे इस चीज को साबित प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिले शाह जो हमें पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ बार्स के पीछे नजर आ रहा है, शायद इससे ये चीज इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा प्लान था कि हमने पकड़ना और आगे जाके छोड़ देना है, क्योंकि हमें तो नजर आ रहा था वो बैठा हुआ है गाड़ी में। फिर और क्या प्लान था? देखे ना क्या मंसूबाबंदी की गई, क्या ये सारी चीजें अब तहकीकात होंगी। जिन दो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने जिले शाह को मारा, तो वो तो खुद तहकीकात नहीं कर सकते ना। आईजी साहब तो के ऊपर तो इल्जाम लग रहा है, मोहसिन नकवी के ऊपर तो इल्जाम लग रहा है, और मोहसिन नकवी साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं दबाव में नहीं आऊंगा। और ये इतना कैमरा शाये हैं मोहसिन नकवी साहब के, जरदारी के साथ जिस सियासी जोड़ तोड़ की मीटिंग में जाते थे तो मुंह पे मास्क लगा लेते हैं या कैमरे के पीछे हो जाते हैं। आज क्या वजह बनी कि उनको कैमरे के सामने आना पड़ा? दबाव में तो वो है, इसलिए कि जब किसी बेगुनाह की जान जाएगी तो दबाव तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। अब तक जो रवैया है निगरान, तो ये तहकीकात शफाफ कैसे हो सकती है? मोहसिन नकवी को रिजाइन कर देना चाहिए, जाहिर है उनकी हुकूमत के होते हुए ये सारा इंसिडेंट हुआ, वो हुकूमत में होंगे तो जाहिर है साफ शफाफ तहकीकात कैसी होंगी? तो उनके रिजाइन दिए बगैर आप समझते हैं कि सही तहकीकात हो सकती हैं? देखिए, यहाँ पे कोई भी रिजाइन नहीं देता। पिछली हुकूमत में भी सानिया साहिवाल हुआ था, कितने लोगों ने रिजाइन किया था। लेकिन एक जुडिशियल इंक्वायरी तो हो सकती है ना। इखलाकी सवाल उठाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वो तो हम उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें उठाना भी चाहिए। और यही एक चीज है कि किसी भी सियासी जमात के बंदे के साथ ऐसा हो, किसी भी पाकिस्तान के शहरी के साथ ऐसा हो, उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठाने चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, हाई कोर्ट लेवल के किसी जज से इंक्वायरी करवाएं कि ये हुआ क्या है। इसलिए कि ये जो चीज है ये इतनी जल्दी सबसाइड नहीं होगी। उसके खानदान को तो आप मुतमईन कर लेंगे, वो बेचारे किधर मुदैयत कर सकते हैं, वो उस खानदान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं ये आपका पीछा करते हैं, इस तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत आपके अंडर है, मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, तो उनको इस हवाले से चाहे वो खुद लिखें हाई कोर्ट को, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कमीशन बनाया जाए, इसके ऊपर तहकीकात होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब 30 अप्रैल को आपको लग रहा है कि इंतखाबात हो जाएंगे? क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे हैं कि 30 अप्रैल को अगर इंतखाबात हो जाते हैं, बाद में जो आम इंतखाबात होने उसके लिए निगरान सेटअप का होना ज़रूरी है। तो ये भी एक आइनी बहरान हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में उठेगा कि जब सूबाई हुकूमत बन जाएगी तो, लेकिन आइन कानून के मुताबिक तो एक केयर टेकर सेटअप का होना ज़रूरी है आम इंतखाबात के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए। वो तो नहीं होगा, या तो नई हुकूमतें बन चुकी होंगी। देखिए, जो केयर टेकर सेटअप होता है, जिस सूबे के अंदर इंतखाब हो रहा होता है उस सूबे के हवाले से वो कहते हैं। देखिए, अभी प्रोविंशियल हो रहा है तो केयर टेकर सेटअप है, फिर कौमी सतह पे होगा तो कौमी सतह के ऊपर एक होगा। और वैसे भी लेकिन पंजाब में जो कौमी असम्बली की सीट्स निकलनी है वो तो पंजाब में इलेक्शंस होने हैं ना। जी जी, पर उसमें देखें फिर इलेक्शन कमीशन का भी किरदार वाज़ेह है ना, कि इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है इंतजामिया, ना कोई पोस्टिंग हो सकती है ना ट्रांसफर हो सकती है। बहुत सारी जगह पे इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर सकता है। डस्का में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, तो उसमें आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की क्या रिपोर्ट आई अफसरों के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगा तो वो हो जाएगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शंस होंगे आइन और कानून के मुताबिक। अब तो अदालत का फैसला भी आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा है कि जी 3 से 4 महीने इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये उनकी रिपोर्ट और हुकूमती ख्वाहिश बिल्कुल एक जैसी इस वक्त हमें लग रही है। लेकिन अमन अमान की सूरत हाल को देखकर इसको आपको नहीं लगता संजीदा लेना चाहिए?
अमन और अमान की सूरत पाकिस्तान में कब आइडियल रही? क्या 2013 में इससे बेहतर हालात थे? क्या 2018 में इससे बेहतर हालात थे? 2008 में इससे बेहतर हालात थे? पाकिस्तान में तो अमन और अमान की सूरत कभी भी आइडियल नहीं रही, ना ही कभी आइडियल होगी। तो ये इस वक्त ना अमन और अमान का इशू है, ना फंड्स का इशू है। इशू ये है कि इनको नजर आ रही है शिकस्त अपनी हुक्मरान टोले को, तो इस वजह से इनकी ख्वाहिश है कि हम इंतखाबात में ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, सीनियर साहबकार मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में सालसी करने पर सारी दुनिया की नज़रें एक बार फिर चाइना की तरफ लग गई हैं। क्या चीन बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनने जा रहा है? अब ये बहस उस वक्त शुरू हुई जब ये खबरें सामने आई कि दो मुसलमान हरीफ ममालिक अब इकट्ठे होने जा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक चीन की सालसी में सऊदी अरब और ईरान के माबैन सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा तय पा गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग की कोशिशों से ईरान और सऊदी अरब के हुकाम के माबैन 6 से 10 मार्च के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसका नतीजा कामयाबी की सूरत में निकला। इस मुआहदे की रूह से दोनों ममालिक 2 महीनों के अंदर सिफारत खानों को दोबारा से खोलेंगे और एक दूसरे के मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद रहेंगे। ये सिफारती सतह पर नाजरीन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। 2 इस्लामी ममालिक दुश्मनी छोड़कर अब दोस्ती की राह पर आ गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाज़ात की तारीख बड़ी लंबी है, बड़ी पुरानी है। हालिया सालों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सन 2016 में उस वक्त मुनक़ते हो गए थे जब ईरान में सऊदी सिफारती हेडक्वार्टर पर ईरानी मुजाहिरीन के हमले के बाद सऊदी हुकाम ने एक सऊदी फांसी दे दी थी। यमन में जारी खाना जंगी में फिर तनाज़े की एक बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन तेहरान और रियाद ने गलतफहमियों को दूर करते हुए एक बार आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिसमें चीन का जो मुस्बत किरदार सामने आया है इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तानी महकमा खारजा ने भी इस अहम पेशरफ्त को वेलकम किया है। इस मुआहदे को चीन की सफारती फतह भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस खत्ते की जोग्राफियाई सियासत पर हम सब जानते हैं कि अमेरिका का हमेशा एक गलबा रहा है। फिर ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका बरसों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर का कोई हल नहीं निकाल सका, तो क्या कश्मीर का तनाज़ा चीन की वजह से हल हो सकता है? क्या चीन इसमें भी सालसी का किरदार अदा कर सकता है? ये कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना पाकिस्तान का भी देरीना दोस्त मुल्क है। क्या एक हमसाया मुल्क की सालसी में पाक भारत मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो सकते हैं? सारी दुनिया सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने पर खुश है, लेकिन ऐसे में अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इसराइल सामने आ रहा है। और चीन की हालिया सिफारती कामयाबी को दुनिया में इस वक्त किस नज़र से देखा जा रहा है, मैं बात करूंगी। साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपका। अब्दुल बासित साहब, एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिया है चाइना ने, बहुत ही अहम पेशरफ्त सामने आई है उस खित्ते में जिस खित्ते में हमेशा अमेरिका ने अपने कदम जमाने की कोशिश की है। अमेरिका ने हमेशा अपना गलबा यहाँ पर रखा है, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले को हम लेकर देखें, इस हिस्ट्री को देखें, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, इस हिस्ट्री को देखें, हमेशा अमेरिका ही आगे रहा है। तो इस अहम पेशरफ्त को ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी जिसमें चाइना का पॉजिटिव रोल है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो बहुत पॉजिटिव है और ये एक इस वक्त जो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, चाइना एक राइजिंग पावर बन रहा है, उसकी तकरीबन इस वक्त 19 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो उसके लिए स्पेस बहुत बढ़ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए जब से ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन आया 1979 से, ऑब्वियसली अमेरिका के लिए बहुत से मसाइल पैदा हुए और हमने देखा कि 1979 के बाद जो ताल्लुकात में कशीदगी आई ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसने भी एक रोल प्ले किया है आज जहां हम खड़े हैं। फिर ईरान का ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी एक बहुत बड़ा खतरा महसूस किया गया
इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए। फिर 2015 में एक डील भी हुई। अभी देखिए ये शुरुआत है, अभी इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि ईरान की जो इनकलाबी हुकूमत थी, उन्होंने इसके बजाय कि वो रेवोल्यूशन को कंसोलिडेट करते, एक नया तर्ज हुकूमत ले आते, वो हो नहीं सका। पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। एक तरफ वो ममालिक हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसीज कहती हैं, वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ की अलंबरदार हैं, तो दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान गो के एक सुन्नी का एक मुल्क है, दूसरा शिया है, अब दुनिया का लीडर है, लेकिन अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ चाइना और उनके सिस्टम्स भी ऑटोक्रेटिक हैं, रशिया हो चाइना हो। तो एक लिहाज से इस वक्त शिफ्टिंग हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि पैरेंट हो रहा है, लेकिन कुछ अंडरकरेंट्स ऐसी हैं। और फिर अमेरिका ट्रम्प के आने की वजह से जो जमाल खशोगी का कत्ल हुआ इस्तांबुल में, उसकी वजह से बहुत तनाव था अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान। फिर जब से सऊदी अरब के दरमियान फिर जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने एक नया विजन चाहा कि मैं अपने मुल्क को दूं। अब 2030 विजन लेकर वो आगे चल रहे हैं। और इस वक्त चाइना चूंकि दोनों पे डिपेंडेंट है, सऊदी ऑयल पे भी डिपेंडेंट है, ईरान के ऑयल पे भी डिपेंडेंट है अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये बड़ा अच्छा मौका था चाइना के लिए कि वो एक ऐसा किरदार अदा करता। और फिर ये एक्चुअली ये भी तरीका होता है, सऊदी अरब ने भी एक यूएस की जानिब प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है इसके थ्रू। अब देखना आगे ये है कि आया सऊदी अरब का क्या पर्सपेक्टिव होता है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि एक तरफ अमेरिका के सामने चाइना खड़ा है, जिसे अमेरिका इस वक्त अपना मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़ा हरीफ देख रहा है कि आने वाले वक्तों में चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाहे वो मुआशी हालात से हों, दूसरी ताकत के लिहाज से हों, तो अमेरिका को हमेशा चाइना खटकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमेशा ईरान को भी दबाने की कोशिश की है, उसके जौहरी सलाहियतों का जो सिस्टम है, जौहरी निज़ाम को लेकर उसको भी दबाने की कोशिश की है। तो क्या अमेरिका का ये दबाव सऊदी अरब पर चल सकेगा, या सऊदी अरब को अमेरिका प्रेशराइज करेगा, उधर पाबंदियां लगेंगी? ये कुछ ऐसी चेंजिंग्स आप देख रहे हैं कि अमेरिका इन ममालिक पर ज़्यादा पाबंदियां लगाएगा? नहीं, सऊदी अरब पे तो पाबंदियां नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी भी स्पेस अमेरिका के पास है, क्योंकि सऊदी अरब की बहुत डिपेंडेंस है अमरीकी सारे असलह पे। फिर इसराइल आप जानती हैं कि उनके ताल्लुकात भी अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद बहुत से खलीजी ममालिक के साथ इस्तवार हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो गए। सिर्फ सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो इस वक्त उसने इसराइल के साथ अभी तक उसको रिकग्नाइज तस्लीम भी नहीं किया। तो अभी यूएस के पास स्पेस ख़त्म नहीं हुई, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा मेरे हिसाब से। अभी बहुत से इफ एंड बट्स हैं। अभी तो देखिए ना, सिर्फ 2 महीने में जो एम्बेसीज होंगी वो ऑपरेशनल होंगी। उसके बाद ये कमिट किया गया है कि हम एक दूसरे के मामलात में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अभी बहुत से इक़दामात ऐसे हैं। अभी हमने इन 2 महीनों में अमेरिका कुछ भी कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, अमेरिकी ताल्लुकात तो एम्बेसीज तो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देखिए ना, ताल्लुकात में एक लॉन्ग टर्म चीज़ें ये होती हैं। अभी अमेरिका ऑब्वियसली और इसराइल को बहुत तशवीश होगी कि कहीं सऊदी अरब अपनी किस तरह उसकी ईरान के हवाले से उसकी जो न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ात थे सऊदी अरब के, वो किस तरह आते हैं, आया वो थोड़ा उसमें कमी करता है। फिर ये भी याद रखिए कि सऊदी अरेबिया ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, और ईरान अब उसका मेंबर भी बन गया है। तो इसलिए जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि तमाम एक ब्लॉक में आकर जमा हो जाएं। तो अभी लेकिन सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंस अभी बहुत है, उनका एक मिलिट्री अलायंस डिफेंस पैक्ट भी है अमेरिका के साथ। तो अभी कुछ कहना, अगर चाइना इस खत्ते में ऐसे ही मुस्बत रोल प्ले करता रहा तो अमेरिका तो बहुत जल्दी, फिर अमेरिका का एक जो रोल रहा है माजी में इस खत्ते पर, वो तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी ख़त्म तो नहीं होगा। अमेरिका के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो इन चीज़ों को अप एंड कर सके, उनको एक लिहाज से तहोबाला कर सके, उसके पास एक कैपेसिटी है। और इसराइल जो बैठा है वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, वो भी बहुत पावरफुल। अब देखिए ना, उनकी बहुत प्रेजेंस हो गई यूएई में, कतर में फॉर दैट मैटर, और बहुत से ममालिक में, सूडान में, बहरीन में। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक होलिस्टिक व्यू हमें देखना चाहिए। ये ठीक है, बहुत मस्बत डेवलपमेंट है। ये हुआ कि 2016 के बाद अब दोबारा इनके सफारत खाने ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, लेकिन जो पॉलिसीज़ में तब्दीली आनी है, क्या वाक़तन होती है कि नहीं,
दैट इज द कोर क्वेश्चन इन माय व्यू। हमारे पर्सपेक्टिव से क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, नवाज शरीफ के ज़माने में भी, वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़माने में भी हमने भी मीडिएशन की कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशें इतनी बावर साबित नहीं हो सकी और उसकी वजूहात बड़ी वाज़े हैं। लेकिन अब देखना यही है कि आया ये दोनों ममालिक किस तरह आगे चलते हैं। चाइना चूँकि गारंटर है उसकी, सऊदी अरेबिया भी बिलाखिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे और वहाँ भी एक लिहाज से मल्टीलैटरली दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करें। और हमारे लिए OIC के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि OIC थोड़ा सा डॉर्मेंट हो गई थी इन दो ब्लॉक्स के दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान चूंकि इख्तिलाफात थे तो वो आगे काम नहीं हो सका। तो हमारी ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम OIC को किस तरह फाल बनाए। आपने कश्मीर का जिक्र किया, मुमकिन है यही मैं आपने पूछने वाली थी कि चाइना क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मसला कश्मीर को लेकर इस पर भी कुछ सालिसी का रोल प्ले कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल फिर चाइना की मौजूदगी में सालसी में बैठेगा भारत? नहीं, चाइना का वो देखें ना, चाइना के पास स्पेस नहीं है भारत में। ठीक है, उनका बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $90 बिलियन के करीब है, लेकिन वो ट्रस्ट लेवल नहीं है जो सऊदी अरब और ईरान का चाइना पे हो सकता है। हमारे लिए जो सालिसी का किरदार कश्मीर के मामले में हो सकता है, उसे मैं अमेरिका को ज़्यादा देखता हूँ। उसके पास स्पेस है हमारे रीजन में खास तौर पे, या फिर सऊदी अरब या UAE जैसे। लेकिन वो स्पेस अमेरिका ने कभी इस्तेमाल उस तरीके से की? भारत कश्मीर में क्या नहीं कर रहा? आप देखें कभी भी कोई कंडेम नहीं किया गया, इंसानी हकूक की इतनी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो अमेरिका का एक रोल होना चाहिए स्पेस होने के बावजूद वो शायद कभी नजर नहीं आया। वो इसलिए नजर नहीं आया और शायद थोड़ा बहुत वो बिहाइंड द सीन्स कोशिशें कर भी रहे हों, क्योंकि उनकी इस वक्त ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान को बिल्कुल चीन की तरफ ले जाने से थोड़ा सा रोका जाए। जो CPEC है उसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि चाइनीज़ डेट ट्रैप है, इसमें आप मत जाइए। तो चीन और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको में थोड़ा सा रखना डालने की उनकी कोशिश तो पूरी है। अब देखना ये है, और चूंकि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को एक ख़ास सतह पे मैनेज करना चाहते हैं बग़ैर कश्मीर के मसले को हल किए। अब हमारे लिए मसला ये है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, हम जो 13 मिलियन कश्मीरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, हम उनसे नजरें ओझल नहीं कर सकते। हमारे लिए फंडामेंटल कोर इशू है। तो इसलिए अमेरिका को चाहिए कि अगर वो इस खित्ते में, लेकिन वो चाहेगा भी नहीं, वो एक लिहाज से भारत की पोजीशन ही को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि वो अफगानिस्तान को भी थोड़ा बहुत अनस्टेबल रखना चाहते हैं, पाकिस्तान ही प्रेशर बिल्ड रखना चाहते हैं। हमने देखा कि IMF का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो सका। अगर अमेरिका चाहता तो क्या मुश्किल थी, ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये भी तक नहीं हो सका। तो हमें थोड़ा बहुत होलिस्टिकली देखना है इन चीज़ों को। बड़ी मस्बत डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब, मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।